इसमें ये तो दे ही रखा है कि रॉड की वेलोसिटी कांस्टेंट v है। पैराबोला की इक्वेशन भी दे रखी गई है इसमें। मैं सबसे पहले ये निकालोगे ना, ईएमएफ जो इंड्यूस होगा इसके अंदर, तो वो निकालने के लिए इसकी लेंथ निकालो पहले। तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से गया होगा तो इसमें जो ये हाइट कवर की होगी ये v इंटू टी के बराबर, जो कि इसका y कोऑर्डिनेट रहेगा। वेलोसिटी इंटू टाइम से इसका डिस्प्लेसमेंट यानी कि y कोऑर्डिनेट आएगा। तो y कोऑर्डिनेट के थ्रू उसकी x कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू रूट ऑफ y बाई के, तो ये वाला पॉइंट है जिसका x कोऑर्डिनेट है, और ये सिमेट्री से इधर माइनस x कोऑर्डिनेट होगा। तो टोटल लेंथ जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, टोटल लेंथ इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड माइनस x से प्लस x के बीच में, यानी कि ये लेंथ, और उतनी लेंथ पर जो ईएमएफ जनरेट होगा वो VBL के हिसाब से वेलोसिटी इनटू मैग्नेटिक फील्ड इनटू लेंथ बिटवीन माइनस x टू प्लस x, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ VT बाई के। और ईएमएफ की वजह से जो करंट इंड्यूस होगा उसके लिए डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, यानी कि ये करंट इंड्यूस कराएंगे। कौन सी डायरेक्शन में करंट यहाँ पर इंड्यूस होगा अगर मैग्नेटिक फील्ड को इनवर्ट डायरेक्शन में माना जाए? बता पाएंगे करंट कौन सी डायरेक्शन में जाएगा यहाँ पर? नेगेटिव एक्स, माइनस आई डायरेक्शन, पॉजिटिव x टू माइनस x। बिकॉज अगर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है और ये वायर ऊपर जाएगा तो ये वाला एरिया, जो लूप का एरिया है, लूप हमारा ये वाला है, तो इसका एरिया बढ़ेगा यानी कि फ्लक्स बढ़ेगी। इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फ्लक्स बढ़ेगी, तो लेंज लॉ के हिसाब से इसमें जो करंट इंड्यूस होगा वो प्लस एक्स से माइनस एक्स की तरफ होगा। शायद इंड्यूस करंट की डायरेक्शन आप लोग गलत देख रहे हो। सर यही बता रहा है सर यही तो है। अगर ये ठीक है प्लस एक्स से माइनस, उसके बाद इस करंट पर एक फोर्स आएगी मैग्नेटिक फील्ड की ILB वाली। सर डाउनवर्ड जाएगी। हाँ, करंट इस तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स आएगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी, जिसको ओवरकम करने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा यहाँ पर। तो एक्सटर्नल फोर्स कांस्टेंट वेलोसिटी पे लेके चलना है, तो एक्सटर्नल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स बराबर होनी चाहिए। तो पावर विल बी एक्सटर्नल फोर्स मल्टीप्लाइड बाय दिस वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड में एक्सटर्नल फोर्स उतना होगा जो मैग्नेटिक फोर्स होगा, और मैग्नेटिक फोर्स के लिए ILB। अगेन जो लेंथ रखेंगे तो माइनस एक्स से प्लस एक्स के बीच में, ट्वाइस ऑफ दिस वैल्यू। तो I इंटू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय B, यहाँ पर करंट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, पावर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ये चीज? यस सर, यस सर। यस सर। नोट करना है या कर लिया इसको? सर हो गया हो गया सर, हो गया। ठीक ठीक। 8th वाले क्वेश्चन में आते हैं। इसमें कुछ ऐसे करके दो मासेस दे रखे हैं, लाइक M2 और M1 कनेक्टेड बाय द स्प्रिंग। और इसमें ना किसी एक मास पर कुछ फोर्स लगाया गया है, मासेस की वैल्यूज दी गई है, उसके अलावा 6 न्यूटन M1 का पे फोर्स फोर्स लगाया। M1 पे लगाएगा। तो मान लो उसको सिंबॉलिकली करते हैं, यहाँ पर कोई फोर्स F लगाया, और उसके बाद वो कह रहे हैं कि फोर्स लगाने के बाद दोनों मासेस ने कुछ डिस्प्लेसमेंट करी है, तो उसमें M1 का डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x1 दिया जा रहा है और M2 का डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x2 दिया गया। इनके डिस्प्लेसमेंट दे दिए गए डेल्टा x1 डेल्टा x2। साथ में ये भी कहा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास दे रखा है इसमें। तो
तो पहले तो ये टाइम निकालना है, कितने टाइम के अंदर ये डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x1 और डेल्टा x2 आएंगे, वो टाइम कैलकुलेट करना पहले पार्ट में। क्या करेंगे इसके लिए, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x1 डेल्टा x2 अगर m1 और m2 ने किया है तो ये कितने टाइम में किया होगा, ये कैसे पता लगाएंगे? ऐसे कर सकते हैं, सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट निकाल लो और फिर सर सेंटर ऑफ मास का, डिस्प्लेसमेंट, हाँ फिर सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन निकाल लो, हाँ फॉर्मूला लगा दो। हाँ बिल्कुल सही। तो इसमें पहले डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं सेंटर ऑफ मास का बाय द फॉर्मूला m1 into displacement of object 1 plus m2 into displacement of object 2 and divided by total mass। ये displacement of center of mass हो गया m1 s1 plus m2 s2 by m1 plus m2। और ये डिस्प्लेसमेंट काइनेमेटिक्स के हिसाब से लिखा जाएगा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इनटू टाइम t प्लस हाफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इनटू टाइम t का स्क्वायर। काइनेमेटिक्स के हिसाब से ut प्लस हाफ at स्क्वायर कर सकते हैं इसको। इनिशियल वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की 0 थी बिकॉज जब ये फोर्स लगाया था उस टाइम पर ये मासेस अरेस्ट करते। और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए भी अपना एक कंसेप्ट है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जब भी निकालते हो तो वो सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस एंड डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो इसमें एक्सटर्नल फोर्स कैपिटल एफ है, स्प्रिंग वाली फोर्स दोनों में इंटरनल काम करेगी, एक्सटर्नल फोर्स कैपिटल एफ एंड डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस m2। अब चेक कर लो क्या यहाँ से आप टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज जितनी भी चीजें हैं इसके अंदर सबकी न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई है। m1 की वैल्यू दी है, m2 की वैल्यू, डेल्टा x1 डेल्टा x2, फोर्स की वैल्यू दी गई है, मासेस की वैल्यू दी गई है, सिर्फ टाइम कैलकुलेट करना है, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा इसमें। सर 1/√15 आ रहा है क्या सर? आंसर एक बार बता दीजिएगा। आंसर बता दे रहे हैं, आंसर इसका जो है वो है क्वेश्चन 7 है ना, ये 8 है, 0.26 माइक्रो, नहीं एक मिनट क्या है ये, 0.26 शायद है माइक्रो सेकंड्स में, पता नहीं क्या है, कुछ गड़बड़ लग रहा है इसमें। 0.26 हाँ। इसके बाद कैलकुलेट द स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास आफ्टर द फोर्स इज विड्रॉल। तो सेकंड पार्ट भी आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी हम काइनेमेटिक्स से थ्रू निकालेंगे। इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज f डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम, और वो पहले वाले पार्ट में कैलकुलेट हो गया। तो इसका जो आंसर है वो 0.52 है, 0.52 मीटर पर सेकंड। उसके बाद पूछा है इन्होंने काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो इसका भी अपना एक फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने का, ये टोटल मास इनटू द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास स्क्वायर। इसका जो आंसर है वो 0.4 जूल है, ये 0.52 आ रहा है। वैल्यूज चेक कर लेना कैलकुलेट करके एक बार। और तीसरे पार्ट में एनर्जी क्या है इसमें, तो यहाँ पर भी एक कंसेप्ट होता है, सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में इस कंसेप्ट को बताया गया था। और वो कंसेप्ट ये कहता है कि काइनेटिक एनर्जी किसी भी सिस्टम की जब कैलकुलेट की जाती है तो दैट इज काइनेटिक एनर्जी उसके सेंटर ऑफ मास का एंड प्लस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम रिलेटिव टू द सेंटर ऑफ मास। ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट्स में आता है। टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी प्लस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो ये वाली वैल्यू कैलकुलेट हो गई है 0.40, और ये वाली वैल्यू डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया गया है, सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ऑलरेडी गिवन। तो ये आंसर आ जाएगा 0.5 जूल के, 0.6 जूल। कितना दे रखा है वो, 0.5 आ जाएगा ये। ठीक है ये चीज, यस सर। ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन में देखो क्या करना चाहिए, बताओ थोड़ा सा नाइन्थ वाले कैसे। थोड़ा सा डिस्कस करके बताओ नाइन्थ वाले में क्या बताओ।
सर फर्स्ट वाला तो इजीली निकल आएगा सर, वो तो सिंपली ऐड करना है। सर बाकी सब में सर वो सर्कल वाली स्क्वायर अप्रोच करके लगा ऐड करना सकते हैं सर। स्क्वायर करके आएगा या सर्किल वाला? सर सेकंड वाले में सर, एक्चुअली फर्स्ट वाला तो स्क्वायर करके ऐड सिंपली आ जाएगा सर, सेकंड वाले में 30 डिग्रीज का गैप है, तो वो सर्कल वाली अप्रोच से किया था सर। एक मिनट बता। फेजर मेथड से मतलब कौन सा मेथड? सर फेजर मेथड से मतलब वो उसका कंपोनेंट्स निकाल लिया एक्स और वाई डायरेक्शन में और फिर उसका स्क्वायर निकाल कर दिया। ये हाँ, सर नाइन्थ वाला फेजर से किया था। फेजर वाले से ही होगा। 9th वाले क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि 5 वाइब्रेशंस ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड्स आर सुपरपोज्ड विद ऑल इन द सेम फेज। तो अगर सबके फेज सेम होंगे तो आप फेजर डायग्राम जब बनाएंगे तो पहले वाले का एम्पलीट्यूड, दूसरे का एम्पलीट्यूड, तीसरे का एम्पलीट्यूड सब सेम डायरेक्शंस में होंगे। सेम फेज मतलब सब सेम डायरेक्शंस में। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू 5a के बराबर, पहले वाले केस में R1 की वैल्यू 5a, और इंटेंसिटी proportional to the square of amplitude, so it is proportional to 25a square। सेकेंड वाले केस में कह रहे हैं कि ये पांचों एम्पलीट्यूड के बीच में 30 डिग्री का फेज डिफरेंस है, तो आपको ये 5 वेक्टर्स बनाने पड़ेंगे। ए, इससे 30 डिग्री पर एक और वेक्टर, उससे 30 डिग्री पर एक और वेक्टर, उससे भी 30 डिग्री पर एक वेक्टर, और उससे भी 30 डिग्री पर एक और वेक्टर। इन पांचों का रिजल्टेंट चाहिए होगा। ये सब 30 डिग्री के एंगल्स पर है। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड वेक्टर मेथड से निकालेंगे, जिसको फेजर मेथड भी बोलते हैं, कैपिटल आर है। रिजल्टेंट निकाल पाएंगे इसका पांचों का? यस सर। कंपोनेंट्स मेथड से आ जाएगा ये। जितने भी Yes, sir. वेक्टर्स हैं इन सबके एक्स कंपोनेंट्स देखते हैं, तो एक्स कंपोनेंट में इस ये वाले वेक्टर का एक्स कंपोनेंट ए, सेकंड वाले वेक्टर का एक्स कंपोनेंट 30 डिग्री के एंगल पर है तो उसका एक्स कंपोनेंट a√3/2, थर्ड वाला 60 डिग्री एंगल पर हो गया, हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री के एंगल पर, तो उसका एक्स कंपोनेंट a/2। फोर्थ वाला वर्टिकल वेक्टर होगा, इसमें 0x कंपोनेंट आएगा। फिफ्थ वाले का एक्स कंपोनेंट निकालेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री के एंगल पर होगा, इसका नेगेटिव एक्स कंपोनेंट आएगा -a/2। तो सबके x कंपोनेंट्स ऐड करके उसका स्क्वायर, एंड देन सिमिलरली सबके y कंपोनेंट्स ऐड करके उनका स्क्वायर करेंगे। हॉरिजॉन्टल वाले का y कंपोनेंट 0, इस a वाले वेक्टर का y कंपोनेंट a/2, इस वाले a वेक्टर का y कंपोनेंट a√3/2, फोर्थ वाले का y कंपोनेंट a, और फिफ्थ वाले का y कंपोनेंट a√3/2। ये यही तरीका है मल्टीपल वेक्टर्स के रिजल्ट निकालने का। सबके x कंपोनेंट ऐड कर लिए जाए, सबके y कंपोनेंट्स ऐड कर दिए जाए, स्क्वायर ऑफ x कंपोनेंट प्लस स्क्वायर ऑफ y कंपोनेंट R2 का स्क्वायर बन जाएगा ये। और I2 जो होगा वो R2 स्क्वायर के प्रोपोर्शन में चलेगा। नो I1 बाई I2 करना है तो इसका मतलब R1 स्क्वायर बाई R2 स्क्वायर, इसलिए ये कर दो आप। मतलब कि 25a स्क्वायर डिवाइडेड बाय I2, मतलब कि R2 स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से लानी पड़ेगी। इसका आंसर जो फाइनल आ रहा है ना 1.8 आ रहा है आंसर। कैलकुलेट करके जो वैल्यू आनी चाहिए वो 1.8। सर सर मैंने इस क्वेश्चन को जैसे हम लोग ने ऊपर वाले क्वेश्चन में एक टेल को और एक हेड को ऐसे मिलाया ना सर, सर मैंने वैसे करके वैसे करके करा था सर, तो एक ऑलमोस्ट सर्कल बन रहा था, तो उसमें फिर कॉस रूल कोसाइन रूल लगा के वैसे सॉल्व किया था। सर्कल नहीं बनेगा, पॉलीगन बनेगा। हाँ वही मतलब पॉलीगन बनेगा, तो उसका सर वैसे किया था सर। कैसे भी करो, अब रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर सबसे वैसे आसान तरीका होता है कि आप कंपोनेंट्स मेथड लगाइए ज्यादा वेक्टर होने पर। ये ज्यादा इजी पड़ता है, सबको सबको रिजॉल्व कर लिया जाए एक्स और वाई डायरेक्शंस में, एक्स कंपोनेंट्स अलग ऐड कर ले वाई, ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका है रिजल्टेंट निकालने का। ठीक सर, ओके। 10th वाले क्वेश्चन में
इसमें आपको ना एक रे का ट्रेजेक्टरी दे रखा गया है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है। वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला आर्टिकल हुआ ये, रे ऑप्टिक्स का वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर्टिकल। ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं इसका, ट्रेजेक्टरी जो बन रही है x बराबर a sin y अपॉन b, कैसा ग्राफ बनेगा ये? x बराबर a sin y अपॉन b का ग्राफ अगर सर ये सर साइन सर इनवर्स y की तरह एक्सिस बन पे जाएगा साइन सर। y एक्सिस पे साइन का कर्व। तो y एक्सिस पर साइन का कर्व, तो चलो कुछ रफली ऐसे बना लेते हैं, ऐसा कुछ कर्व बनेगा, ऐसे जाकर के ये साइन कर्व बन जाएगा y एक्सिस की तरफ, ऐसे जाकर के। क्या जो भी ये कर्व है, इस कर्व की इक्वेशन दे रखी है a इंटू साइन ऑफ y अपॉन b, इक्वेशन ऑफ कर्व। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो बात कर रहे हैं ना, ये जो ग्राफ है वो भी x की लिमिट दे रखी है कि x की हाईएस्ट वैल्यू a बनेगी और लोवेस्ट वैल्यू माइनस है। बेसिकली ये पूरा एक साइन कर्व होगा ऐसे, इस तरीके से y एक्सिस के अराउंड। सही है, चीज ऐसी बनेगा ये ग्राफ। यस सर। यस सर। ये emergency हो गया। तो इसमें x इक्वल टू 0 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, मतलब यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ओरिजिन पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n0 है और किसी जनरल पॉइंट पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है। वर्किंग रूल इस क्वेश्चन में क्या रहता है ना, वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस में जो वर्किंग रूल था वो ये था that refractive index multiplied by sin of theta is a constant value। इसमें जो थीटा है वो एंगल डिफाइन करते हो, थीटा इज द एंगल बिटवीन, बेसिकली आप देखते हो रे के बीच में सर और और ऑप्टिकल नॉर्मल। नॉर्मल के बीच में। अब नॉर्मल कौन सा होगा यहाँ पर? तो नॉर्मल उस वाले कोऑर्डिनेट एक्सिस को लिया जाता है जिस कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वेरिएशन हो रहा हो। जैसे कि इस क्वेश्चन में कहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो वेरिएशन दिया गया है लास्ट लाइन में, एज्यूमिंग दैट n डिपेंड्स ओनली ऑन द x, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर x डायरेक्शन में वेरी कर रहा है तो हमारे लिए नॉर्मल x एक्सिस मानी जाएगी। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स y डायरेक्शन में वेरी करेगा तो नॉर्मल y डायरेक्शन में रखेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स x डायरेक्शन में वेरी कर रहा है, नॉर्मल x डायरेक्शन में। तो रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, और रे का मतलब उसका टेंजेंट, यानी कि किसी भी जनरलाइज पॉइंट पर जो टेंजेंट बनेगा इसमें, किसी जनरलाइज पॉइंट पे टेंजेंट और उसका एक्स एक्सिस से जो एंगल बनेगा वो थीटा है। और इस पॉइंट पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर n मानते हो, इस पॉइंट को कोई जनरल पॉइंट x, y मान ले, तो वहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n मान लेते हैं, टेंजेंट और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल थीटा मान ले। और ओरिजिन पर भी एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और ओरिजिन वाले टेंजेंट का और एक्स एक्सिस के बीच का जो एंगल है उसको कुछ थीटा नॉट मान लेते हैं। तो थीटा नॉट एंगल बिटवीन द tangent at the origin with the x-axis, and theta is the angle between the tangent at any generalized point with x-axis। और origin पर refractive index की value n0। वर्किंग रूल के हिसाब से refractive index at origin n0 multiplied by sin of angle between the tangent and the x-axis theta naught equal to generalized point पर refractive index n multiplied by sin of theta। यही इसका रूल रहेगा वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, n sin theta is constant। ठीक है यहाँ तक? यस 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 आगे क्या करेंगे, हमें ये n फाइंड करना है। क्वेश्चन में आपको इस n की वैल्यू निकालनी, मतलब n का फंक्शन निकालना है। dy by dx निकाल के यस सर, tan tan थीटा theta की से sin वैल्यू आ theta जाएगी निकाल। सर। तो ये जो थीटा है इसके लिए हम tan थीटा निकाल सकते हैं। तो tan थीटा हमारा dy by dx कितना आएगा वो dy by dx के हिसाब से। tan थीटा अगर हम कैलकुलेट करें dy by dx तो वो भी निकाल सकते हैं। अगर y की वैल्यू निकाल सकते हैं, y की वैल्यू b इंटू साइन इनवर्स ऑफ b, साइन इनवर्स ऑफ x बाई a बन रहा है। तो इससे हम dy by dx निकाल सकते हैं आराम से।
इतना ही आएगा शायद या कुछ और भी आएगा? ए भी आएगा नहीं। सर नीचे ए भी आएगा डिनोमिनेटर में। यहाँ पर तो वो चला जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं b अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। मेरे ख्याल से आप सही है। यस यस सर। तो tan थीटा मिल गया, तो tan थीटा मिल गया तो हम sin थीटा भी निकाल सकते हैं, बिकॉज परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ गया, तो sin थीटा की वैल्यू निकालो। तो ये हो गया परपेंडिकुलर b ओवर हाइपोटेन्यूस विच इज स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और यहाँ पर n नॉट sin थीटा नॉट, इससे n की वैल्यू मिल जाएगी। कोई दिक्कत इसमें? सर जो dy बाई डी एक्स इसको y के फंक्शन में भी लिख सकते हैं। हाँ, y के फंक्शन में भी लिख सकते हो। एक्चुअली क्या है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है ना, प्रॉब्लम है कि वो x के साथ वेरी कर रहा है, तो हमारा आंसर x के फंक्शन में आना चाहिए, वो सही आंसर माना जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि n वेरीज अराउंड द x, मतलब इट इज फंक्शन ऑफ x कोऑर्डिनेट, सो आंसर मस्ट बी इन टर्म्स ऑफ x। लिखने को हम y के फॉर्म में भी लिख सकते हैं उसको। यस सर। कंसेप्ट क्लियर हुआ इसमें भी? यस सर। Yes, sir. यस सर। 11th में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक। इसमें डाइलेक्ट्रिक का फंक्शन दे रखा है कैपिटल के इक्वल टू, क्या फंक्शन है उसका, e टू दी पावर अल्फा x, और इसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V का, और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कितनी होगी। बताएं कोई प्रोसेस जिसमें लोगों ने किया है, कुछ सजेस्ट करो। सर हम लोग पहले कैपेसिटेंस निकाल ले रहे सर, फिर सर उसके बाद सर टोटल चार्ज निकाल लेंगे और फिर सर ई के वाले फॉर्मूले में रख देंगे सर। ओके, कैपेसिटेंस निकाल लें, फिर टोटल चार्ज निकाल लें, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यूज करें। यस सर। ठीक है, और कोई तरीका निकालने का इसको? तरीका ये सही है, बिल्कुल सही, इसमें गलती नहीं है, कोई कैसे पूछो। देखिए, अगर हम ये मान लें कि लेफ्ट वाली प्लेट पर चार्ज कैपिटल Q है और राइट वाले प्लेट पर चार्ज माइनस Q है, तो वैसे कैपेसिटर के अंदर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला यूज करते हो इनसाइड द कैपेसिटर, वो फॉर्मूला होता है चार्ज Q डिवाइडेड बाय इसका एरिया एप्सिलॉन, और डाई इलेक्ट्रिक है तो वहां पर K और मल्टीप्लाई करेंगे, यानी e टू द पावर अल्फा x। क्या ये चीज सही है? सही है चीज है, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट K। यस सर। यस सर, यही कर। Yes. अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड को आप एक स्टेटमेंट याद करिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स P एंड Q कैलकुलेट करने के लिए हमने हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट किया है बिटवीन द पॉइंट P एंड Q। तो फिर अगर मैं लेफ्ट प्लेट और राइट प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जिसको कि V दिया जा रहा है, दैट पोटेंशियल डिफरेंस V इज बेसिकली इंटीग्रल ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड Q अपॉन A एप्सिलॉन e टू द पावर अल्फा x into dx, integration of e dx from 0 to d। इससे Q निकाल सकते हैं चार्ज की वैल्यू सेकंड वाले स्टेप से, जी सर। और वो चार्ज की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। जिन लोगों ने किया है उनको बता दें, अगर कुछ लोगों ने पहले कुछ करा है, किसी ने इसका आंसर तैयार किया किसी? यस सर। यस सर, किया हुआ है। आंसर ये है इसका, अल्फा कैपिटल V e टू द पावर माइनस अल्फा x डिवाइडेड बाय
1 माइनस e टू द पावर माइनस अल्फा डी। यस सर आ यस गया सर यही है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन बन रहा है इसमें। ठीक, 12th क्वेश्चन हुआ। ये सर ऑलमोस्ट हो ही गया सर। ट्वेल्थ वाले में एक बाइसाइकिल की बात कर, साइकिल की बात कर रहे हो आप, तो बेसिकली इसमें टोटल मास कैपिटल एम, एक टॉर्क भी दे रखा है इसके अंदर। वो कौन सा टॉर्क है? सर रेयर व्हील पे जो लग रहा है। जो पेडल मार के लगा रहे हो, पेडलिंग करके जो टॉर्क लगा रहे हो, वो टॉर्क दे रखा है कि पेडल मार करके टाउ का एक टॉर्क लग रहा है। मास दे रखा है, रेडियस और मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों व्हील्स का दे रखा है, और एक्सेलरेशन निकालना है। कैसे निकालेंगे बताएंगे इसमें, मतलब ये कितनी एक्सेलरेशन से आगे चल रहा होगा, ये कैसे निकालेंगे? सर इसमें सर ये डाउट आ रहा था सर, हम लोग को इसमें फ्रिक्शन यूज करना है फर्स्ट वाले स्टेप में। फ्रिक्शन तो होगा ही, अगर एक्सेलरेटेड मोड में है तो फ्रिक्शन रहेगा ही रहेगा। हाँ सर तो हम लोग पहले सर इसका एक्सेलरेशन दोनों टायर्स में जो फ्रिक्शन लगेगा उसके टर्म्स की इक्वेशन बना लेंगे। क्या डायरेक्शन होगी फ्रिक्शन की? ड्राइविंग सर पीछे वाले में आगे होगी और आगे वाले में पीछे होगी। ये फ्रिक्शन रियर व्हील पर और ये फ्रिक्शन फॉरवर्ड व्हील पर। ठीक है सर फिर जो नॉर्मल्स होंगी वो सर उसके मास को बैलेंस करेंगी सर, तो इसकी एक इक्वेशन बन जाएगी। चलो तो एक इक्वेशन बन गई n1 प्लस n2 बराबर mg। और कौन सी इक्वेशन बनाए इसमें? सर सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क की इक्वेशन। फ्रिक्शन रियर माइनस फ्रिक्शन फॉरवर्ड इक्वल टू ma। और सर एक इक्वेशन सर टॉर्क की रियर व्हील पे बन जाएगी और एक टॉर्क की अब फाइनल आगे वाली व्हील। एक मिनट, तो एक तो हाँ, एक बात सही है कि फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, लेकिन उसमें हम एक्सटर्नल फोर्स की बात करते हैं, तो एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन। तो एक्सटर्नल फोर्स फ्रिक्शन की वजह से आएंगे F1 माइनस F2 इज इक्वल्स टू मास m मल्टीप्लाइड बाय a। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। एक होगी सर टॉर्क मतलब T माइनस F1R इक्वल टू m I अल्फा। राइट, इसमें इनका ये कहना है कि एक और जो इंफॉर्मेशन दी गई है कि जो पैडल मार करके पिछले वाले पहिए पर एक टॉर्क जनरेट किया गया है टाउ, पैडल के थ्रू। मतलब पैडलिंग करके पीछे वाले पहिए पे टॉर्क टाउ आ रहा है, लेकिन पिछले वाले पहिए पर एक टॉर्क फ्रिक्शन से भी आ जाएगी। एक टॉर्क पैडल की वजह से और एक टॉर्क ग्राउंड वाले फ्रिक्शन की वजह से आएगी। जो दो टॉर्क पिछले वाले पहिए पर होंगी, तो पिछले वाले पहिए के रोटेशनल मोशन की इक्वेशन, पिछले वाले पहिए में रोटेशनल मोशन की जो इक्वेशन आएगी वो ये आएगी, टॉर्क पैडल माइनस द टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, यानी कि माइनस F1 इंटू आर। और ये चीज इसके लिए I मल्टीप्लाइड बाय अल्फा, पिछले पहिए का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मल्टीप्लाइड बाय पिछले पहिए का एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, जिसको कि A अपॉन R कर सकते हैं, A इक्वल्स टू R अल्फा से। और एक और इक्वेशन बनेगी F2 वाले टॉर्क की। हाँ, अगले वाले पहिए में, नेक्स्ट फ्रंट व्हील में, इसको जो टॉर्क मिलेगा वो सिर्फ फ्रिक्शन से मिलेगा, बिकॉज पैडलिंग से पिछले वाले पहिए पे टॉर्क आ रही है। अगले वाले पहिए को जो टॉर्क मिलती है रोटेट करने के लिए, वो ग्राउंड के फ्रिक्शन से आती है। तो एक और इक्वेशन आएगी F2 मल्टीप्लाइड बाई R, फ्रंट व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और फ्रंट व्हील का A अपॉन R। ये आपकी चौथी इक्वेशन। देखो इन चारों इक्वेशंस के थ्रू अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हो,
आंसर बता रहे, देख लो, वेरीफाई करना है, मतलब एक्सेलरेशन आना चाहिए टाउ इंटू रेडियस आर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल आई और प्लस एम आर स्क्वायर। यस सर। ठीक है, बाकी लोग भी चेक करें। यस सर, यही आ रहा था। यस सर। आ जाएगा आंसर मेरे ख्याल से। सेकंड थर्ड फोर्थ इक्वेशंस को ऐड कर दें अगर, तो आंसर आ जाएगा। मतलब पहले सेकंड वाली इक्वेशन में आर मल्टीप्लाई कर दो आप, सेकंड इक्वेशन में कैपिटल आर मल्टीप्लाई कर दें, और उसके बाद यस सर, आ गया। सेकंड थर्ड फोर्थ तीनों ऐड कर दीजिए। सिंपल सा तरीका है। इसमें कैपिटल आर मल्टीप्लाई कर दें, उसके बाद सेकंड थर्ड फोर्थ ऐड कर दोगे तो डायरेक्टली ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है। यस सर। नमस्कार, अगला पार्ट। इसमें ये कहा है कि सेंटर ऑफ मास कैपिटल आर के हाइट पर है और इक्विडिस्टेंट एट 2r फ्रॉम द सेंटर ऑफ ईच ऑफ द टू व्हील्स। म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है इसमें, और मैक्सिमम एक्सेलरेशन की बात की जा रही है कि क्या होगा इसमें। इसको जरा डिस्कस करो। मतलब पहला पार्ट तो आंसर आ गया है। सर फर्स्ट, जब मैक्सिमम एक्सेलरेशन सर वो कंडीशन होगी जब फ्रंट व्हील उठ जाएगा, उसका नॉर्मल 0 हो जाए। आंसर निकाला है इसका? सर इसकी मतलब थ्योरी करी थी सर, आंसर कोशिश करी थी सर। सर तो नहीं, उससे कोई एक बात नहीं, क्रिटिकल, कोशिश सर ही एक कर रही है। क्रिटिकल जी इंटू जो भी हाइट है, मतलब जो रेयर व्हील से उसका डिस्टेंस है सर 2r और अपॉन r सर, तो वैसा 2g करके आ रहा था। चलो, और किसी का आंसर आया हो तो बताओ, बताएं सही है कि गलत है। मैक्सिमम जो आ रहा है। आया है किसी का? नहीं आया है, बताओ। जो भी आंसर सही गलत बताओ तो। बता दीजिए चाह रहा है। अरे आया नहीं आया ये भी तुम लोग को नहीं मालूम है क्या कि आंसर आया है मेरा कि नहीं आया है? नहीं है। ना, ये बोलने में कितना टाइम को ले रहे हो आप? इसमें एक इक्वेशन और आएगी जो सेंटर ऑफ मास है उसके अबाउट सिस्टम का टॉर्क बैलेंस करेंगे, तो एक पांचवी इक्वेशन और बनेगी। रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास अगर हम टॉर्क चेक करें तो n1 का एक टॉर्क आएगा, विच इज n1, और सेंटर ऑफ मास से इसका डिस्टेंस वो 2r दे रखा है। फ्रिक्शन F2 की टॉर्क आएगी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, वो होगा F2, और ये सेंटर ऑफ मास से r, इसकी हाइट r है, और ये दोनों टॉर्क बैलेंस होंगे F1 और N2 के सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क से, यानी कि F1 इंटू r और प्लस N2 इंटू 2r। ये हमारी पांचवी इक्वेशन होगी। सेंटर ऑफ मास के अबाउट पूरे साइकिल का टॉर्क बैलेंस किया जाएगा, बिकॉज साइकिल एज ए कंप्लीट यूनिट सिर्फ आगे बढ़ रही है, अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट उसमें कोई रोटेशन नहीं है। फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और फिफ्थ इक्वेशन से n1 और n2 निकाल लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन से, सेकंड इक्वेशन से और थर्ड से। देखो जो पांचवी इक्वेशन है उसको मॉडिफाई किया जा सकता है। पांचवी इक्वेशन को मॉडिफाई करके ये भी लिख सकते हैं 2 टाइम्स n1 माइनस 2 टाइम्स n2, 2 टाइम्स n1 माइनस 2 टाइम्स m2 बराबर f1 माइनस f2, और f1 माइनस f2 को m इंटू ए लिख सकते हैं। ये आपकी फिफ्थ इक्वेशन बनेगी इसमें। यानी कोई मिला करके n1 माइनस n2 बराबर ma डिवाइडेड बाई 2।
n1 प्लस n2 mg और n1 माइनस n2 ma/2, ये दो इक्वेशंस आती है। n1 प्लस n2 बराबर mg और n1 माइनस n2 बराबर ma। इनसे निकाल सकते हैं कि n1 और n2 की क्या वैल्यूज बनेंगी। यस अब इन्होंने जो क्राइटेरिया पूछा है कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन वाली कंडीशंस कैसे आएंगी, मतलब साइकिल की मैक्सिमम एक्सेलरेशन की कंडीशन अगर निकालनी है तो उसके लिए क्या करना चाहिए हमें, कंडीशन फॉर द मैक्सिमम एक्सेलरेशन। सर n2 को 0 कर दे रहे हैं सर, क्योंकि मैक्सिमम एक्सीलरेशन में आपका जो आगे वाला टायर है उठ जाएगा। ये कैसे बोल सकते हो आपकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन में आगे वाला टायर उठेगा? इसके लिए प्रूफ क्या है हमारे पास? सर जो हम लोग ने n2 नॉर्मल निकाल ली होगी सर। सर मैक्सिमम एक्सेलरेशन में उसकी वैल्यू mg से मतलब उधर से ज्यादा हो जा रही है, मतलब नेगेटिव में चली जा रही है। ओके ठीक है। सर ये मेरा मैथमेटिकल प्रूफ है सर। अब सर जो n2 सर a इक्वल टू 2g पे n2 0 हो जा रहा है, तो सर वही मैक्सिमम हो जाएगा एक्सेलरेशन, क्योंकि n1 0 हो नहीं सकता सर। तो इसका मतलब जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से कोई कनेक्शन नहीं होगा। अगर हम ये लॉजिक लगाएं कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो भी आ रहा है उसका, इसका मतलब उसका म्यू से कोई कनेक्शन नहीं है, यानी कि सरफेस में रफनेस ज्यादा है या रफनेस कम है, हमारी साइकिल उतनी ही एक्सेलरेट करेगी। प्रैक्टिकली ये चीज सही नहीं लग रही। यस सर। भाई फिर तो हम स्मूथ सरफेस पे चले, चाहे बहुत ज्यादा रफ सरफेस पे चले या कम रफ सरफेस पे चले, जो मेरा आंसर है वो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। देखो क्या करना है ना तुम्हें, करोगे अपने आप यार, मैं बता रहा हूँ क्या करना है। हमारा एक्सेलरेशन ये आ रहा है यार, टॉर्क इनटू r बाई 2i प्लस mr स्क्वायर। हम एक काम करना चाहते हैं, किसी भी तरीके से हम एक रिलेशन स्टैब्लिश करना चाहेंगे एक्सेलरेशन और फ्रिक्शन F1 के बीच। एक रिलेशन स्टैब्लिश करना चाहते हैं बिटवीन द एक्सेलरेशन एंड फ्रिक्शन F1, मतलब कि F2 को एलिमिनेट करना चाहते हैं। तो ये मेरे ख्याल से सेकंड और फोर्थ वाली इक्वेशन की हेल्प से हो जाएगा। सेकंड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन की हेल्प से F2 को एलिमिनेट करके एक्सेलरेशन में और फ्रिक्शन F1 के बीच रिलेशन निकाला जा सकता है। निकाल के बताएंगे जरा क्या आ रहा है सेकंड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन से। सेकंड एंड फोर्थ में से F2 एलिमिनेट हो सकता है और एक्सेलरेशन की वैल्यू F1 के फॉर्म में आ जाएगी, मतलब फ्रिक्शन 1 के फॉर्म में। तो वो कुछ ऐसी आएगी एक्सेलरेशन की वैल्यू, इट विल बी फ्रिक्शन 1 डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस सर i अपॉन r स्क्वायर। r स्क्वायर। चेक कर लो इसको, सेकंड और फोर्थ इक्वेशन का यूज किया है। यस सर। और ये एक्सेलरेशन और ये एक्सेलरेशन, दोनों एक्सेलरेशंस को इक्वेट कर सकते हैं या ना भी करें तो भी कुछ चलेगा, दोनों एक्सेलरेशंस यहाँ पर आएंगे। मतलब एक एक्सेलरेशन जो आ रहा है आपका वो इन टर्म्स ऑफ टॉर्क जो पैडल पे लगाया गया है उसके फॉर्म में है, और एक एक्सेलरेशन आ रहा है, मतलब दोनों एक ही एक्सेलरेशन है बट एक्सप्रेशन अलग अलग है। एक एक्सप्रेशन टॉर्क के फॉर्म में है और एक एक्सप्रेशन रियर व्हील के फ्रिक्शन F1 के फॉर्म में है, और फ्रिक्शन F1 की एक मैक्सिमम लिमिट होती है। फ्रिक्शन F1 की जो मैक्सिमम लिमिट है उसके हिसाब से एक्सेलरेशन की अपनी एक मैक्सिमम वैल्यू बनेगी। यस सर जो हमारा मैथमेटिकली सर जो नेगेटिव आ रहा है सर, उसका कुछ सिग्निफिकेंस है या वो हमारा मैथमेटिकल एरर है? इसका सिग्निफिकेंस मतलब सर जैसे मैंने आपको कंडीशन बताई नहीं थी, जैसे मैंने सोचा था कि वो n1 या मतलब वो मैक्सिमम कैसे होगा सर। सर तो उसमें सर म्यू की कोई डिपेंडेंस आ ही नहीं रही थी सर। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में साइकिल का मोशन एक गिवन वैल्यू ऑफ टॉर्क पे हो रहा है। तब आप क्या टॉर्क को
टॉर्क की एक फिक्स वैल्यू है, यहाँ पर इसका ध्यान दो। मतलब जो पैडल पे टॉर्क आ रहा है ना, इसको आप इग्नोर कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, आप सिर्फ इस कंडीशन पे चल रहे हो कि टायर्स ग्राउंड से कांटेक्ट करना छोड़े, उसके लिए एक्सेलरेशन की हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी। जबकि यहाँ पर क्या प्रूफ आ रहा है कि एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ टाउ है। तो जो आपने टाउ प्रोवाइड किया है ना, उस टाउ के हिसाब से एक्सेलरेशन को आप वेरी कैसे करोगे। यस सर, समझ गया सर। रिलेशन प्रॉब्लम है इसमें थोड़ा सा, उसमें गलती नहीं है। मेरे ख्याल से तुमने जो काम बता रहे हो, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, तुमने ये किया होगा n1 + n2 = fg, n1 - n2 = ma, इनको सॉल्व किया होगा। तो इसके हिसाब से कुछ ये आया होगा तुम्हारा आंसर। n1 बराबर आ गया होगा mg/2 और प्लस ma/4, जहां तक मेरे को लग रहा है। और इन्हीं को सॉल्व करके n2 तुम्हारा आया होगा कुछ mg/2 और माइनस ma/4, जहां तक ये सर यही आ रहा था सर, Yes. यहीं से सर एक्सेलरेशन 2g निकल आ रहा था। आपने n2 को पॉजिटिव रख दिया होगा। n2 को पॉजिटिव करके आपका एक्सेलरेशन का एक आंसर आ गया होगा कि एक्सेलरेशन की वैल्यू 2g से कम आनी चाहिए। ये क्यों ना, यस सर। इसमें गलती नहीं है ये, लेकिन ये एक्सेलरेशन की जो मैक्सिमम वैल्यू 2g से कम आप बोल रहे हो, ये सही है। लेकिन ये किस पॉइंट के लिए सही है, मतलब कंडीशंस क्या है कि इससे ज्यादा एक्सेलरेशन होने पे फ्रंट व्हील का कांटेक्ट छूट जाएगा। ये उस कंडीशन के लिए मैक्सिमम एक्सेलरेशन है। यस सर। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इन्वॉल्व करना है, तो सजेस्ट करें कहां से कर सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इन्वॉल्व करके आप अपना मैक्सिमम एक्सेलरेशन कैसे ला सकते हो। सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अरे सर वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू, दोनों का सिंबल एक ही है, वो दिमाग में फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू की बात कर रहे हैं, उसको इन्वॉल्व करना है इसमें। और साथ में एक एजम्पशन कैरी करना है कि कैपिटल एम मास जो है वो I/r² से काफी ज्यादा है, इसका भी यूज करना है। μg/2 into 1 minus mu क्या बोले, μg/2 upon μg/2 into 1 minus mu. ये आंसर बता रहे हो। Yes sir. न्यूमरेटर सही है, डिनोमिनेटर में गलती है। डिनोमिनेटर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अच्छा एक बात बताइए, क्या ये पॉसिबल है कि हम F1 और F2 की वैल्यू से एक्सेलरेशन के फॉर्म में ले आ पाए। सिंपल सा सोच के देखो, क्या ये पॉसिबल है कि हम F1 और F2 दोनों को एक्सेलरेशन A के फॉर्म में ले आए। मतलब F1 इन टर्म्स ऑफ A और F2 इन टर्म्स ऑफ A। सर सेकंड और फोर्थ इक्वेशन से हो जाएगा। बताओ कितना आ रहा है, एक बार देखो तो। एक्चुअली हमारे पास आज बोर्ड का साइज काफी सर छोटा है। F1 जो है सर वो A/r mr + I/r ऐसे करके आ रहा है सर। सर जो आपने अभी इन दोनों को इक्वेट करा था सर, तो उससे F1 जो है वो τ/r आ जाएगा। हाँ ठीक है। और सर तो A की जगह सर वो F1 की जगह τ/r रख देंगे सर। बाकी लोग भी थोड़ा डिस्कस कर लो भैया, बाकी लोग क्या सिर्फ क्लास ऐसी करोगे। बाकी लोग को समझा रहे यार। ये रिलेशन निकाला है F1 की मैक्सिमम वैल्यू म्यू टाइम्स नॉर्मल, नॉर्मल यहाँ पर कैलकुलेटेड है, वो सब रखा है। इसके बाद अप्रोक्सीमेशन लगाओ, m बच मोर देन I/r², तो ये हट जाएगा यहाँ से, सारे m कैंसिल हो जाएंगे। और क्रॉस एक बार करके देखो कि ये रिजल्ट बनता है या नहीं बनता है, तो एक्सेलरेशन का यस सर। सॉल्व करके जरूर देखिएगा, जबरदस्ती वाला काम कोई नहीं। बोलो। यस सर आ रहा है। आ रहा है Yes. ना? सर आ रहा है। यस अच्छा सर। देखो, एक और बता दें, एक अगर मल्टी करेक्ट क्वेश्चन हो जाए ना बाई चांस, तो ये वाला ऑप्शन भी सही माना जाएगा। A मस्ट बी लेस देन 2g भी होना चाहिए। सर ए को F2 के टर्म्स में निकाल कर उसको μn2 रखने पर यही आ रहा है।
A is less than 2G. हाँ, देखिए एक्चुअली दो कंडीशंस बन रही है ना, एक कंडीशन आपके रियर व्हील से बनेगी, एक कंडीशन फ्रंट व्हील से बनेगी। तो एक्चुअल में ये दोनों ही आंसर होने चाहिए अगर हम सेफली ड्राइव करना चाह रहे हैं। तो ये आंसर भी मैक्सिमम एक्सेलरेशन का है, ये भी मैक्सिमम एक्सेलरेशन का है। और अगर इसको और डिस्क्रिप्टिव बनाना चाहो तो आप ये कह सकते हो कि इन दोनों में से जो छोटी वैल्यू होगी वो मेरा आंसर बनेगा। मान लीजिए ये 1.5 जी आ रहा है, ये 2 जी आ रहा है, इसका मतलब मेरा मैक्सिमम एक्सेलरेशन 1.5 जी होना चाहिए। अगर ये 3 जी आ रहा है, ये 2 जी आ रहा है, इसका मतलब मैक्सिमम एक्सेलरेशन 2 जी होना चाहिए यहाँ पर। वो तो म्यू की वैल्यू पे डिपेंड करेगा पूरा। हाँ, म्यू की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। बट प्रैक्टिकली म्यू 1 से कम होता है, तो ये थोड़ा सा देख लो। अगर आप मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में म्यू की वैल्यू फ्रैक्शंस में आती है, तो एक अंदाजा लगा सकते हो कि क्या ये वैल्यू 2G से ज्यादा आएगी या कम आएगी। म्यू की कोई एक फ्रैक्शनल वैल्यू पुट करके देखें। भाई 0 से 1 के बीच में म्यू होता है, तो 0 रख लेंगे तो यहाँ वैल्यू 0 आ जाएगी। और अगर म्यू 1 के बराबर कर देते हैं तो देख लो कितना आएगा, म्यू इक्वल टू 1 ले लें। तो यहाँ पर ये टोटल वैल्यू क्या बन रही है सर हमेशा ये जी से ही कम आ रहा है, तो 2G से कम हो रहा है। तो इसका मतलब छोटी वैल्यू ये है ना फिर मेरा। यस सर। इसका मतलब ये छोटी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू है। तो जो आंसर बनेगा वो ये वाला बनेगा, ये नहीं बनेगा। यार समझ में आएगा तो हटाते भाई। यस सर। और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि हम लोगों ने जब 11th क्लास था तब भी ये सारे क्वेश्चन करे हैं, ऐसी बात नहीं, इस तरीके से नहीं किया था, लेकिन N1 N2 के ऊपर तो क्वेश्चन तब भी किए हम लोग कि वो एक्सेलरेशन पे कैसे डिपेंडेंट होते हैं। थर्टीन्थ क्वेश्चन जो है ये वैसे क्लास में करा है हम लोगों ने क्वेश्चन। इसका आंसर बताइए। अरे इसका आंसर बहुत बड़ा है एक्चुअली। जो आंसर है 13th का बता दे रहा हूँ। 13th वाले को आप देख लो, देखो जो आंसर है 2 टाइम्स म्यू नॉट आई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी डी डिवाइडेड बाय पाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। अगर आ गया हो तो बताओ, डिस्कस करना है तो बताओ। सर डिस्कस कर लेते सर। सचिन आंसर आया है या नहीं आया है? नहीं सर, नीचे वाले टर्म को सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर नहीं। हाँ वही Yes. बात है, ए स्क्वायर। हाँ वो भी है। सर वो कैंसिल हो गया नहीं। ओके, तो फाइनल आंसर तुम्हारा आ रहा है ना मैच करके? बस सर ऊपर एक ए का टर्म नहीं आ रहा, बाकी सेम आ रहा है, मतलब नहीं आ रहा। अच्छा चलो देखो, अब ये आंसर बुक वालों ने लिखा था, पता नहीं क्यों इस तरीके से आंसर लिखते हैं लोग, उसको सिंप्लीफाई कर सकते थे। देखिए इसमें जो डायग्राम है, अच्छा एक बात बताओ, डायग्राम में जो आपको ये लूप दिया है और जो वायर्स हैं, क्या आपको कुछ ओरिएंटेशन क्लियर है कि? यस यस सर। मतलब वो जो वायर्स हैं, उसको यार एक्चुअली अब थोड़ा समझने की कोशिश करना, डायग्राम हो सकता है कम समझ में आए यहाँ से। आपको मूवमेंट्स देखनी पड़ेंगे, हमारे हैंड मूवमेंट्स को, क्योंकि डायग्राम बनने के बाद समझ नहीं आएगा ये, क्योंकि थोड़ा सा ना अजीब सा ही डायग्राम है ये। एक तो ऐसे रखा गया है, और जो वायर्स हैं वो ऐसे कुछ हैं, कैपिटल आई करंट इस तरफ और कैपिटल आई करंट इस तरफ। यार एक मिनट थोड़ा समझाएं इसको। देखो
ये कैसे बताऊं यार। अगर हम इस डॉटेड लाइन को x मान लेते हैं, इस सेंटर वाली लाइन को y मान लेते हैं, तो वायर्स कौन से एक्सिस के पैरेलल हैं, मतलब कितना क्वेश्चन क्लियर है पहले ये देखा जाए। जो दोनों वायर्स हैं वो किसके कौन सी एक्सिस, y axis और ये जो दो साइड है ये भी y एक्सिस के पैरेलल हैं, लेकिन ये कुछ मतलब ये तीसरी डायमेंशन z वाली है। थोड़ा सा डायग्राम कुछ विजिबल मतलब इमेजिनेशन बन रही है डायग्राम की या नहीं। yes sir. अब होगा क्या कि जो हमारा ये जो स्क्वायर लूप है उसमें भी आई करंट चल रहा है। ये करंट और ये करंट दोनों पैरेलल करंट्स मतलब पैरेलल वायर्स है। तो फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स वाला फॉर्मूला, मतलब एक लॉन्ग वायर और एक फाइनाइट वायर अगर पैरेलल हो तो उनके बीच में एक मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है, वो अप्लाई करेंगे। और अब इनका डायग्राम को आप इमेजिन करना, ये जो फोर्स लगेगी अगर हम ओरिजिन से और इस स्मॉल वायर के मिड पॉइंट को मिला दें जो कि जेड एक्सिस के पैरेलल एक लाइन होगी, सेम डायरेक्शन करंट से अट्रैक्शन या रिपल्सन, पैरेलल वायर्स विद द सेम डायरेक्शन ऑफ करंट, अट्रैक्शन सर अट्रैक्शन अट्रैक्शन। तो ये मतलब ये जो लूप की वर्टिकल वायर है उसका मिडिल पॉइंट, लूप की वर्टिकल वायर का मिड पॉइंट और ये जो लॉन्ग वायर है इनको आपको मिलाना पड़ेगा और इस लाइन के अलोंग एक अट्रैक्टिव फोर्स F काम करेगी। यहाँ डायरेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ इस वर्टिकल साइड के सेंटर पॉइंट को लॉन्ग वायर के सेंटर पॉइंट से मिला करके फोर्स को अट्रैक्टिव दिखाना है। और दूसरी वाली वर्टिकल वायर का जो मिड पॉइंट है यहाँ पर, उसको इधर वाले लॉन्ग वायर के मिड पॉइंट से मिलाएंगे। ये करंट्स सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन पहले देखना पड़ेगा। इधर भी सेम डायरेक्शन करंट है, ये भी अट्रैक्ट हुआ FC। और भी फोर्सेस आएंगे एक्चुअल में। और फोर्सेस कहां से आएंगे कुछ आइडिया बताओ आपको। देखो टोटल यहाँ 4 पैरेलल वायर्स हैं, एक पहला वायर, दूसरा वायर, तीसरा वायर, चौथा वायर। इस स्मॉल वायर के ऊपर, इस वाले स्मॉल वायर पे लेफ्ट साइड की लॉन्ग वायर भी फोर्स लगाएगी और राइट साइड की लॉन्ग वायर भी इस पर फोर्स लगाएगी। 2 फोर्सेस आएंगे इसमें। जो लेफ्ट साइड की लॉन्ग वायर है इसने यहाँ पर अगर F फोर्स लगाई है, F1 कह दें इसको, F कह दें या F, इसी वायर पे इधर वाला लॉन्ग वायर भी फोर्स लगाएगा क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन के करंट से ये रिपेल करेंगे। तो एक रिपल्सिव फोर्स भी आएगी इन दोनों की वजह से। यस सर। अभी उसको डायग्राम में दिखाया नहीं गया है, उस फोर्स को अभी हमने डायग्राम में दिखाया नहीं है। अभी हमने जो फोर्स कंसिडर की है वो सिर्फ ये कंसिडर की है लेफ्ट साइड की लॉन्ग वायर लेफ्ट वाले साइड पर क्या फोर्स लगा रही और राइट साइड की लॉन्ग वायर राइट वाले साइड पर क्या फोर्स लगा रही, सिर्फ इतना ही कंसिडर किया है। और अभी सिर्फ इसका टॉर्क देखते हैं क्या बनेगा, इन फोर्सेस की टॉर्क क्या बनेगी। तो इन फोर्सेस की टॉर्क आप आसानी से निकाल सकते हो बिकॉज ये दोनों फोर्सेस इक्वल अपोजिट हैं, कपल बन रहा फोर्सेस का। ये टॉर्क इज फोर्स इनटू द सेपरेशन बिटवीन द टू फोर्सेस। तो ये जो टॉर्क आएगा ये आएगा फोर्स पैरेलल वायर्स के बीच फोर्स का फॉर्मूला म्यू नॉट I1 I2 into length of this wire upon 2 pi distance between these two wires। और वो डिस्टेंस सर ए होगा, ये नहीं है, वो ए स्क्वायर प्लस ए वो नहीं है, ए तो ये रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ सर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। इसीलिए मैं कह रहा क्वेश्चन साथ में पढ़ करके ही समझ पाएंगे, हम लोग का कंबाइंड एफर्ट लग पाएगा बिकॉज
वन साइडेड चल रहा सब। ये फोर्स आया, इतना ही फोर्स इधर लग रहा होगा, इसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों फोर्सेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 2b का मल्टीप्लाइड बाय 2b। बट ये आंसर नहीं है यार, ये टॉर्क का पूरा आंसर नहीं है। ये टॉर्क इन दो फोर्सेस की वजह से है, जो लेफ्ट वाले वायर ने लेफ्ट साइड पर लगाई, राइट वाले वायर ने राइट साइड पर लगाई, ये उतना टॉर्क आया। अब एक और फोर्स आएगी लेफ्ट वाली साइड पर राइट वाले वायर की फोर्स, वो लेफ्ट वाले के मिड पॉइंट से राइट वाले के मिड पॉइंट की तरफ जाएगा, F2 या F डैश कर लीजिए, और राइट वाले साइड पर लेफ्ट वाले की वजह से फोर्स, ये थोड़ा दूर जाएगा, डायरेक्शन इसके अलग होगी, ये अपोजिट करंट्स है, रिपेल होंगे। और ये वाला वायर इस वाले वायर को रिपेल करेगा। क्या ये समझ पा रहे हो यार, ये F डैश वाला कंसेप्ट? यस सर। यस सर। Yes, sir. पीडी में पिक्चर जा रही है, और इनके भी टॉर्क आएंगे, और ये कितने आएंगे F डैश वाली फोर्सेस की टॉर्क? तो F डैश वाली फोर्स म्यू नॉट I1 I2 इंटू लेंथ अपॉन 2 पाई, और क्या डिस्टेंस होगा यहाँ पर? तो डिस्टेंस इसका भी आपका सेम ही है, √a² + b²। और ये दोनों फोर्सेस भी उतनी ही डिस्टेंस पे हैं, मल्टीप्लाइड बाय 2b। अब आपको देखना ये है कि ये दोनों टॉर्क एडिटिव टॉर्क हैं या सबट्रैक्टिव टॉर्क हैं, मतलब ये सेम डायरेक्शन की टॉर्क हैं या अपोजिट डायरेक्शन की टॉर्क। बता पाएंगे आप देखकर, फोर्सेस की डायरेक्शन को देख करके? ऐड कर दे, सेपरेट एडिटिव टॉर्क ऐड हो रही है, Additive. ऐड कर दीजिए, ये टॉर्क आ गया। तो मेरे ख्याल से जो आंसर लिखा था सर ये वही जो F डैश की फोर्स है सर, वो उसकी एक्सिस से पास नहीं हो रही है सर? नहीं, फोर्स जो है वो डायग्राम में आपको दिख नहीं रहा है। एक्चुअली ये जो F डैश है ना, कैसे समझाऊं इसको, ये सारी फोर्सेस इन वायर्स के परपेंडिकुलर लग रही होंगी, एक्सिस के अलावा तो लगेंगी ही नहीं। ये कुछ ऐसे लग रही होंगी यार F डैश, जो इसके मिडिल पॉइंट से रिपल्सिव होगी, इसके मिड पॉइंट से आकर के रिपल्सिव होगी। इसका सर मतलब फोर्स का हम लोग कंपोनेंट नहीं लेंगे, क्योंकि सर वो तो सर्कुलर फोर्स होगी ना, मतलब सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड होगी, सर उसका cos थीटा कंपोनेंट नहीं है। सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2b तो लेंगे नहीं सर, पैरेलल फोर्स। देखिए देखिए, इस डायग्राम को बस वही ना समझ नहीं पा रहे हम लोग, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। सर एक्चुअली उस क्वेश्चन में सर एक फाई भी दिया गया है सर, वो फाई कहाँ से लेंगे? नहीं, वो फाई तो हट गया, वो तो ऐसे डायग्राम समझाने के लिए, फाई का कोई काम नहीं है। हाँ सर फोर्स के मतलब सर दो कंपोनेंट नहीं आएंगे, हाँ, एक रेक्टेंगुलर के परपेंडिकुलर, और एक मिनट बच्चा, कर रहे हैं। पहले आपको ना वो डायग्राम समझा देते हैं। ये ना बहुत सारे लोगों को डायग्राम क्लियर नहीं हो रहा अभी। देखिए सुनो, एक काम करते हैं, अभी मेरा सारा फोकस लेफ्ट वाली वायर पे है, मतलब इस पर मैं फोकस कर रहा हूँ, और सिर्फ इसकी वजह से, मतलब जो लेफ्ट वाला वायर है वो इन दो साइडों पर क्या फोर्स लगा रहा है सिर्फ ये देख रहे हैं। अभी राइट वाले वायर को आउट ऑफ पिक्चर रखिए, इससे कोई काम नहीं, इसको हटा देते हैं, सारा कंसंट्रेशन लेफ्ट वायर। तो जो लेफ्ट वायर का मिड पॉइंट है, यहाँ का मिड पॉइंट और यहाँ का मिड पॉइंट, ट्रायंगल बन रहा है पूरा। उस ट्रायंगल में फोर्सेस की डायरेक्शन आप पहले कंफर्म करो, मतलब कैपिटल F ये लॉन्ग वायर इस वाले साइड पर फोर्स लगा रहा है, और F डैश यही लॉन्ग वायर इधर वाले साइड पे फोर्स लगा रहा है। क्या इतना क्लियर है भी? Yes, sir.
इतना क्लियर है? सर वो और ये नीली वाली एफ की सर डायरेक्शन नहीं समझ में आ रही सर, वो ये मतलब उस वायर ये लॉन्ग वायर के मिड पॉइंट और इसको मिलाया गया है, और लॉन्ग वायर का मिड पॉइंट ओरिजिन के बिल्कुल सामने है, ओरिजिन के बिल्कुल सामने है ये। सर। तो ये जो एफ हुआ सर वो एक्स के पैरेलल हो गया। एक्स के पैरेलल नहीं है, एक्स के पैरेलल नहीं है भाई, ये तो डायग्राम समझ में नहीं आ रहा। तो ये ओरिजिन पॉइंट है, ये जो सेंटर वाली लाइन है ये आपकी एक्स लाइन है, मतलब ये एक्स एक्सेस की लाइन जा रही है सेंटर से जो जा रही है। इधर बाहर की तरफ आप जेड एक्सेस की तरफ आ रहे हो, ये लाइन जेड एक्सेस हो गया, मतलब ये पॉइंट, इस वाले पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये जेड एक्सेस पर है, और ये वाला पॉइंट वाई एक्सेस के पैरेलल एक लाइन है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि एफ डैश पैरेलल टू एक्स है, पैरेलल टू एक्स नहीं है, यही तो प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में। सर अगर हम लोग इसका थीटा 90 लेके बनाएं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उस एक वायर पे जो रेक्टेंगुलर लूप का जो पहला वायर है उस पे दो फोर्सेस आएंगे और दोनों उसके एक थीटा मिनट एंगल पे होंगे। एक मिनट, उसके नाम कर दे यार, पहले कंफ्यूजन हो ना। पॉइंट पी क्यू आर एस कर लो। अब बताओ कौन से साइड की बात कर? सर पीक्यू साइड पे। पी क्यू साइड पर, हाँ ठीक है। हाँ, उस पे दो फोर्सेस आएंगे, एक अट्रैक्टिव होगा आई वाले से और एक रिपल्सिव होगा दूसरे वाले वायर से। तो वहां पे सर जब हम लोग फोर्सेस को दिखाएंगे तो दो कंपोनेंट आएंगे बेसिकली उनके, और एक कंपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। हाँ बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे, जो आप कह रहे हो वही ठीक है, वो आप समझ गए हो। लेकिन काफी सारे लोगों को ना एफ डैश को लेकर कंफ्यूजन है कि एफ डैश की जो डायरेक्शन जा रही है क्या ये एक्स के पैरेलल है, तो उसका आंसर है ये एक्स के पैरेलल नहीं है, क्योंकि एफ डैश की लाइन एक्स वाले से कोई थीटा एंगल बना रही है, ये सेंटर वाली लाइन एक्स है। गूगल भैया थोड़ा सा हो गया सर, समझ गया सर, वो थीटा बना दिया आपने सर, तो उससे एक बार में चमक गया। समझ गया। तो अभी एफ डैश को रिजॉल्व कर देते हैं। एफ डैश जो है उसका एक कंपोनेंट एक्स के पैरेलल जाएगा, वो होगा एफ डैश कॉस थीटा, और एफ डैश का एक कंपोनेंट एफ डैश साइन थीटा जेड एक्सिस के पैरेलल होगा। अभी कुछ बात क्लियर हो रही है? ये एफ डैश फोर्स के दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक एक्स एक्सिस की तरफ और एक जेड एक्सिस की तरफ। यस सर। यस ठीक। सिमिलरली जो एफ है, ये जो एफ आप देख रहे हो, इसका भी एक कंपोनेंट जेड एक्सिस की तरफ जाएगा और एक कंपोनेंट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस आएगा। टॉर्क कौन जनरेट करेंगे इसमें से? कौन से फोर्सेस टॉर्क जनरेट करेंगे? सर एफ डैश कॉस थीटा। कॉस थीटा वाले, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो हम लोगों ने टॉर्क्स कैलकुलेट की हैं इनमें कॉस थीटा और मल्टीप्लाई होगा। यस सर। तो वो जो कॉस थीटा मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ये थीटा एंगल है तो कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू लिखेगा। ये जो टॉर्क आ रहा है इसमें कॉस थीटा जब मल्टीप्लाई होगा, कॉस ऑफ थीटा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस ए दे रखा है, तो कॉस ऑफ थीटा ये डिस्टेंस ए अपॉन ये जो ब्लू कलर से जा रहा था, तो दिस होल मल्टीप्लाइड बाय क्या अभी क्लियर हुआ ये चीज? नहीं? यस सर, हो गया। कोई है जिसको पूछना है भाई? बढ़ जाए आगे फिर। सर जो एडवांस के हमारे क्वेश्चंस होंगे सर वो भी ऐसे ही होंगे सर? देखो ये आप ये मत सोचो कि ये जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं बिल्कुल डिट्टो ऐसे ही आते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता। ये पर्पस कुछ और होता है यार। पर्पस ये होता है आपके माइंड को खोलने का, कि मतलब एडवांस में थिंकिंग इन्वॉल्व होती है। बड़ी सीधी सी बात है। मेंस में आप फॉर्मूला याद करके भी कर दोगे, लेकिन एडवांस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी बिल्कुल अलग होती है, बिल्कुल अलग। वहां पर फॉर्मूला याद करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। वहां पर क्या होता है कि आपको बेसिक रूल्स पता होने चाहिए,
कि फोर्स की डायरेक्शन टॉर्क क्या होती है, कैसे कैलकुलेट की जाती है। हम अगर m क्रॉस b याद करके जाएंगे तो m क्रॉस b से यहाँ आएगा ही नहीं आंसर, हाँ सर, वैसे ही पहले ट्राई कर रहे थे सर। नहीं आएगा। तो वो ये डिफरेंस तो है मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस में। भाई अगर ये डिफरेंस नहीं होता तो ये जितने 100 परसेंटाइल लाते हैं यही सब रैंक 1 ला रहे होते एडवांस में। आज तक किसी 100 परसेंटाइल वाले की रैंक 1 नहीं आई। जितने 100 परसेंटाइल लाते हैं वो सब 100 के, उनकी रैंक ही 100 के बाहर आती है। ये अप्रोच का डिफरेंस है यार। मेंस ने आज तक फेजर मेथड पे क्वेश्चन नहीं पूछा, 5 वेव का इंटरफेरेंस पूछा ही नहीं उसने आज तक। जेई ऑलरेडी 4 का पूछ चुका है। वो जानना चाहते हैं फेजर मेथड, मेंस जानना चाह रहा है फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला बता दो। तो मैं पर्पस रिवीजन का ये है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन अभी आपने बहुत सारे फॉर्मूले ऐसे हैं जो क्लास नोट्स में तो हैं लेकिन जल्दी याद नहीं आते हो क्योंकि उनके ऊपर क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। खैर यार, इसको एक बार फिर से अटेम्प्ट करना, मैं फिर बोलूंगा एक बार अपने हिसाब से ना डायरेक्शंस को देख कर अटेम्प्ट करना। और एक थोड़ा सा 3 डायमेंशनल पिक्चर को एनालाइज करना था। बाकी ऐसा कोई कंसेप्ट तो टफ लगा नहीं इसमें। पैरेलल वायर्स के फोर्स का फॉर्मूला सिलेबस का है, टॉर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्टेंस सिलेबस का फॉर्मूला है। तो इसमें नया क्या था? नया सिर्फ इतना था कि फोर्स की डायरेक्शन बिल्कुल सीधे सीधे ना आकर के थोड़े से एंगल पे जा रही थी। 14th एक्चुअली क्वेश्चन। जो वो 3D पिक्चर को सर पेपर में प्रैक्टिस कर रहे तो सर बन नहीं रही थी ठीक से, तो सर वो उतना दिक्कत ज्यादा है क्लैरिटी नहीं आ और रही थी। इमेजिनेशन का ही तो गेम है यार, और क्या बोल रहा है। इमेजिनेशन सही होगी तो कर लोगे। और मैग्नेटिज्म थोड़ा सा प्रॉब्लम तो वैसे भी करता है। 14th कर लिया होगा इसको मेरे ख्याल से आंसर। स्टेप्स बताओ जल्दी से भाई, टाइम ना आज खत्म करना है तो फिर इसके बाद एक और। 14th कर लिया है या नहीं किया है? और कर लिया है तो क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए? सर सूडो फोर्स करके इसके ऊपर, हाँ ठीक है। मतलब ये जो वेज है वो ए डॉट एक्सेलरेशन से आगे चल रहा है। तो स्फीयर पर पहली बात बिल्कुल सही है कि इसके पर स्यूडो फोर्स लगाएंगे। स्यूडो फोर्स बॉडी के कौन से पॉइंट पर लगाते हैं? स्फीयर के कौन से पॉइंट पर स्यूडो फोर्स लगाते हैं? हमेशा ही सेंटर ऑफ सर मास। सेंटर ऑफ मास। स्यूडो फोर्स हमेशा सेंटर ऑफ मास के ऊपर दिखाया जाएगा और अगेंस्ट द एक्सेलरेशन दिखाएंगे। इसलिए बोल दिया कि अगर कुछ लोग को नहीं याद हो तो याद आ जाए कि स्यूडो फोर्स ऑलवेज एट द सेंटर ऑफ मास। एंड उसके अलावा mg की फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन की फोर्स एंड फ्रिक्शन की फोर्स। तो फ्रिक्शन या तो अप द प्लेन होगा या डाउन द प्लेन होगा, उसका कुछ पता नहीं है तो उसको अप द प्लेन मान लेते हैं कि फ्रिक्शन अप द प्लेन। स्टैटिक होगा या काइनेटिक होगा? स्टैटिक। कैसे मालूम? कैसे मालूम? नहीं। रोलिंग का केस है इसलिए। और रोलिंग के केस में बाय डिफॉल्ट हम यही मानते हैं कि ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है। तो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग होने की वजह से स्टैटिक होगा, इसलिए इसको म्यू इनटू एन तो लिखोगे नहीं। और वैसे भी नहीं लिख सकते बिकॉज क्वेश्चन में म्यू दिया भी नहीं है। देखिए, स्यूडो फोर्स लगाने का मतलब वर्किंग किस फ्रेम में की जा रही है हमारी? वेज स्यूडो फोर्स मतलब ऑब्जर्वेशंस विद रिस्पेक्ट टू द वेज हो गए ना, तभी तो स्यूडो फोर्स लगाया आपने। लेकिन क्वेश्चन में एक्सेलरेशन पूछा कौन से फ्रेम से गया है? ग्राउंड ग्राउंड फ्रेम से। तो ग्राउंड फ्रेम से तो हमको स्यूडो फोर्स लगाना नहीं चाहिए। फिर भी कोई बात नहीं, हम लोग क्या करेंगे, पहले वेज के फ्रेम में एक्सेलरेशन सॉल्व कर लेंगे और उसके बाद उसको ग्राउंड फ्रेम में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब हम जो प्रिंसिपल यूज करने जा रहे हैं वो ये कि एक्सेलरेशन ऑफ स्फीयर with respect to ground is actually acceleration of sphere with respect to wedge and plus the acceleration of wedge with respect to ground. ये relative velocity का concept है। आता है ये? यस यस यस। तो
सेकंड वाली चीज तो आपको पता है ना कि वेज की एक्सेलरेशन तो पता है, यानी एक तरीके से स्फीयर विथ रिस्पेक्ट टू वेज निकालेंगे और उसके बाद वेज वाला एक्सेलरेशन ऐड कर देंगे तो हमारा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आंसर आ जाएगा। और वेज के रिस्पेक्ट में ऑब्वियसली ये स्फीयर नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा होगा, मान लेते हैं A1 एक्सेलरेशन से। A1 इज द एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू वेज। आगे का काम बताओ, आगे इक्वेशंस कैसे बनाएं, इसको निकालने के लिए कौन सी इक्वेशन फॉलो करें? सर एक एक्सेलरेशन वाला इक्वेशन और बनेगा। हाँ, और सर एक वो सर एक सेंटर मास पे टॉर्क का बनेगा तो टॉर्क सीधे एक ग्राउंड से टॉर्क ले ले तो सॉरी वेज के जहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां से टॉर्क ले ले। अच्छा, हाँ मतलब ये जो सेंटर ऑफ मास पे टॉर्क। एक मिनट यहाँ पर डिसाइड करना है, जो ये पॉइंट P है जहां पर स्फीयर और वेज एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं, क्या उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लगा ले? टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, देखिए पॉइंट P के रिस्पेक्ट में कौन सा फोर्स टॉर्क प्रोवाइड करेगा? P पॉइंट के रिस्पेक्ट में टॉर्क विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट P, सूडो एक्सेलरेशन mg का sin थीटा वाला कंपोनेंट। यस सर। और सर m a नॉट का cos थीटा। cos थीटा। जो m मतलब जो इनक्लाइंड प्लेन के पैरेलल वाले कंपोनेंट्स आएंगे सिर्फ उन्हीं की टॉर्क आएंगे। तो mg sin थीटा और स्यूडो फोर्स का कंपोनेंट माइनस m a नॉट cos थीटा इंटू r पॉइंट P के अबाउट टॉर्क और पॉइंट P के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? तो ऑब्जेक्ट सिलेंडर है। पॉइंट P के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पैरेलल एक्सिस थ्योरम से p/2 mr² और अल्फा। फायदा क्या हुआ? तो फ्रिक्शन हट गया। सारी चीजें चली गई और डायरेक्टली आपको अल्फा मिल जाएगा। इनफैक्ट अल्फा नहीं A1 मिल जाएगा, बिकॉज प्योर रोलिंग की कंडीशन में A1 बराबर R अल्फा होगा। वेज के रिस्पेक्ट में इसकी जो A1 एक्सेलरेशन है और इसकी जो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, A1 इक्वल्स टू R अल्फा, तो डायरेक्टली A1 आ गया। ये R कैंसिल और जो बचा हुआ R अल्फा है इससे हमको A1 मिल जाएगा। उसके बाद यही करना था। A1 मतलब ये वाला एक्सेलरेशन आ गया, दूसरा एक्सेलरेशन पता है, इन दोनों को ऐड करके आंसर आ जाएगी। ज्यादा इक्वेशंस की जरूरत ही नहीं है। सर A1 cos थीटा लेंगे ना हम लोग इसमें? नहीं, अब जो यहाँ वाला आंसर इसकी बात कर रहे हैं। यस सर। देखिए ये तो वेक्टर फॉर्म में जाना पड़ेगा। एक्चुअली ये जो आप निकाल रहे हो ना, ये आपका A1 तो है, लेकिन ये जो A1 है वो इनक्लाइंड प्लेन की तरफ है। मतलब ये A1 की डायरेक्शन ये है along द इनक्लाइंड प्लेन, यानी हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर। और जो वेज इसमें ऐड होना है तो लेफ्ट साइड A0 है। तो ये रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर वाला कंसेप्ट बनने जा रहा है। तो कॉस रोल लगा लेंगे डायरेक्ट। हाँ, मतलब यहाँ पर जो आंसर आएगा, फाइनल आंसर ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ A0 स्क्वायर प्लस A1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 A0 कॉस जो ये एंगल बनेगा इन दो वेक्टर के बीच का, ये आपका फाइनल आंसर बनेगा। ये कंसेप्ट हमने वैसे 11th में तुम लोगों को बताया जरूर होगा कि ये बॉटम पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लगा लीजिए, काफी आसान हो जाती है प्रॉब्लम। यस सर, एक्सेलरेशन निकालना। हाँ, अल्फा आता है सीधे सीधे ए आता है, फ्रिक्शन के चक्कर में पड़ना ही नहीं है।
15th क्वेश्चन। तो इसमें एक अनचार्ज मेटालिक स्फीयर ओरिजिन, सेंटर उसका ओरिजिन पर है। ओरिजिन पे सेंटर, रेडियस इसकी r है। दो और चार्ज पार्टिकल्स दे रखे गए हैं प्लस क्यू, एक 5r/2, 0,0 पर, तब यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज है 5r/2, 0,0, और एक y एक्सिस पर है, नहीं y एक्सिस पर नहीं, सॉरी Z पे है, एक्सिस, Z। प्लस क्यू चार्ज z एक्सिस पर भी है 0,0,3r/2 पर। और अनचार्ज सॉलिड स्फेरिकल कंडक्टर, मतलब ये अभी आपका न्यूट्रल है, लेकिन मेटल है, इस वजह से चार्जेस इंड्यूस कर जाएंगे, मतलब दोनों तरफ के चार्जेस की वजह से कुछ इंडक्शन फिनोमेना आएगा, इंड्यूस चार्जेस आएंगे, वो लिखा भी है क्वेश्चन में। पहले पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट अ पॉइंट r/2, r/2, r/2 ड्यू टू इंड्यूस चार्ज। अब वो r/2 स्फीयर के अंदर कहीं होगा, स्फीयर के अंदर कोई पॉइंट होगा जिसका कोऑर्डिनेट r/2 होगा, वहां पर इंड्यूस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी। कंसेप्ट ये लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस चार्जेस की वजह से होगा, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल Q जो 5r/2 पर है, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल Q जो कि 3r/2 डिस्टेंस पे है। टोटल वैल्यू 0 आनी चाहिए, बिकॉज इनसाइड मेटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। जितने भी चार्ज होंगे उन सब के इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट मेटल के अंदर 0 आएगा। ठीक है, कंसेप्ट वाला पॉइंट बताओ पहले आप, उसकी वर्किंग बाद में करेंगे। यस सर। यस सर। Yes, sir. 5r/2, ठीक, 5r/2 और 3r/2 के इलेक्ट्रिक फील्ड्स की वैल्यूज कैसे लाओगे? 5r/2 पे जो चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर क्या होगा, और 3r/2 वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर क्या होगी, और क्या डायरेक्शंस होंगी उनकी, क्योंकि यहाँ पर वेक्टोरियल रिजल्टेंट है, और एक बार फिर प्रॉब्लम 3 डायमेंशन में जा रही है। तो ऐसे में आपसे कहा गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक वेक्टोरियल फॉर्म होता है, 1/4πε0 यानी कि K इनटू द चार्ज Q। इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम किसी पॉइंट चार्ज का लिखते हैं तो उसका वेक्टोरियल फॉर्म ये होता है, वैसे तो KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर लिखते हो, बट वेक्टर के फॉर्म में KQ बाय R क्यूब इनटू वेक्टर R लिखते हैं इन द वेक्टर फॉर्म। तो KQ डिवाइडेड बाय R क्यूब यानी कि डिस्टेंस का क्यूब, डिस्टेंस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आ जाएगी, इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। अगर कोई गलती हो तो पहले बता देना यार, ठीक है। अपॉन क्यूब सही लिखा है, तुम्हें डिस्टेंस देख लेना एक बार, क्योंकि यस छोटे सर। बोर्ड पे ना लिखने में, छोटे बोर्ड पे लिखने में बहुत दिक्कत होती है। तो ये हो गया KQ बाय क्यूब ऑफ डिस्टेंस, नाउ R वेक्टर। अब ये R वेक्टर क्या होता है, तो ये R वेक्टर चार्ज से उस पॉइंट की तरफ होता है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो। तो चार्ज से उस पॉइंट को मिलाएंगे तो ये एक वेक्टर बन जाएगा, ये वाला वेक्टर लिखना है मुझे। तो ये वेक्टर भी लिखा जा सकता है r/2 माइनस 5r/2 यानी कि -2r i कैप, r/2 माइनस 0 यानी कि r/2 j कैप, और r/2 माइनस 0 यानी कि r/2 k कैप।
ये भी एक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है जो 5r/2 पर है। ऐसे ही दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है जो 3r/2 पर है। तो k इंटू क्यू अपॉन उसके डिस्टेंस का क्यूब। और इसमें भी ऊपर इसके लिए आपको ये वेक्टर लिखना पड़ेगा, यहां से इस पॉइंट को मिला करके जो वेक्टर बनेगा। सर नीचे r/2 होगा सर, मतलब r स्क्वायर होगा सर एक पॉइंट पे सर। ये और r/2 माइनस 3r/2 माइनस rg है। ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस एक इंड्यूस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड और इन सब का टोटल वैल्यू 0। प्रोसेस देख लो, हो सकता है वैल्यूज भले आपको टफ लगे लेकिन कंसेप्ट, जितने भी चार्ज होंगे उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड्स का रिजल्टेंट इंक्लूडिंग इंड्यूस चार्ज प्लस ऑल द अदर चार्जेस, सबके इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट मेटल के अंदर किसी भी पॉइंट पर 0 वैल्यू। अगर 2 डायमेंशन होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड kq/r² से आराम से निकाल लो, लेकिन प्रॉब्लम अगर 3 डायमेंशन में जा रही होगी तो सजेशन ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर के फॉर्म में रखा जाए ताकि रिजल्टेंट निकालने में प्रॉब्लम ना आए। क्लियर है ये चीज? यस सर। यस। पोटेंशियल के लिए क्या करेंगे, उस पॉइंट पर इंड्यूस चार्ज क्या पोटेंशियल जनरेट करेगा ये कैसे निकालेंगे? पोटेंशियल बाय इंड्यूस चार्ज एट दैट पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड नोट कर लिया तो हटा दे भाई। यस सर। यस सर। सर पोटेंशियल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफरेंशिएट कर सकते यस हैं सर, सर पार्शियली इसमें? डिफरेंशिएट करते। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपने एक स्पेसिफिक पॉइंट पर निकाली है, जनरलाइज नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करके पोटेंशियल निकालते हैं, लेकिन वो तब निकालते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड फंक्शन निकाला गया हो। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन नहीं निकाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड की एक स्पेसिफिक पॉइंट पर वैल्यू निकाली है। तो कैलकुलस से नहीं आएगा आंसर। आंसर आएगा एक और कंसेप्ट है, देखो यहाँ पर कंसेप्ट का यूज करो आप। एक कंसेप्ट क्या होता है, मेटल की 5 प्रॉपर्टीज होती है टोटल। प्रॉपर्टी 1 थी कि जो उसके अंदर का टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, पहली प्रॉपर्टी। एक और प्रॉपर्टी मेटल की होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक में कि इनसाइड मेटल जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो हर जगह एक जैसा होता है। तो सेंटर पे निकाल ले। हाँ, इनसाइड मेटल पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट होती है, सारे पॉइंट्स पर एक जैसी होती है। तो इसका मतलब ये होगा कि पोटेंशियल एट ओरिजिन इज सेम एज द पोटेंशियल एट r/2 r/2 r/2। ये कंसेप्ट हुआ हमारा। और पोटेंशियल एट ओरिजिन में 3 कंट्रीब्यूशंस आएंगे। ओरिजिन पर 3 पोटेंशियल्स आएंगे, एक बाय द इंड्यूस्ड चार्ज और एक बाय कैपिटल Q जो 5r/2 पर रखा है, और एक और बाय कैपिटल Q जो 3r/2 पे रखा है। तो अलग अलग देखो कि ये क्या पोटेंशियल्स आएंगे। इंड्यूस्ड चार्ज वाले का पोटेंशियल तो पता ही नहीं है, लेकिन पता हो जाएगा। देखिए सेंटर पर इंड्यूस्ड चार्ज की पोटेंशियल क्या है, सर 0 है क्या? जो डाइपोल्स होते हैं ना, माइनस और प्लस डाइपोल, कोई भी डाइपोल अपने सेंटर पर पोटेंशियल 0 देता है। एनी डाइपोल पोटेंशियल एट द सेंटर इज 0। और इंड्यूस्ड चार्ज हमेशा डाइपोल बनते हैं, क्योंकि इंड्यूस्ड चार्ज में जितना नेगेटिव इंड्यूस होता है उतना पॉजिटिव भी इंड्यूस होता है। इंड्यूस्ड चार्जेस आर बेसिकली डाइपोल्स एंड फॉर एनी डाइपोल पोटेंशियल एट द सेंटर विल बी 0। तो ये वैल्यू 0 है।
5r/2 पर जो चार्ज है उसके लिए पोटेंशियल की वैल्यू, तो पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल का फॉर्मूला kq/r²। इसमें कोई डायरेक्शन पार्ट नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है, तो प्लस kq/स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस एक बार फिर से स्क्वायर नहीं होगा। स्क्वायर नहीं होगा। kq/r, तो ये 4r² प्लस r²/4 एंड प्लस r²/4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा पूरा। 3r/2 पे जो चार्ज है उसका पोटेंशियल, तो kq डिवाइडेड बाय उसके लिए डिस्टेंस। 25/4 होगा। जो भी आएगा बच्चा, इसमें टाइम तो लग रहा करने में, ये अभी आपने ओरिजिन पे निकाला है। नाउ r/2 और r/2 पर सेम काम करना होगा। r/2 पर एक पोटेंशियल आएगा इंड्यूस चार्ज का, प्लस दूसरा पोटेंशियल और एक तीसरा पोटेंशियल, 3 पोटेंशियल्स यहाँ भी होंगे, एक इंड्यूस चार्ज की वजह से और एक इन दो चार्जेस की वजह से, उनको हम kq/r से कैलकुलेट करेंगे। सर आपने वहाँ 4r² लिखा है, वहाँ पे 25/4r² नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये रुको यार, इसमें गड़बड़ हो गई है, हमसे गड़बड़ हो गई है। ये जो पोटेंशियल्स है ये तो ओरिजिन पे लिखे जा रहे हैं ना, तो ओरिजिन पर तो डिस्टेंस सिर्फ 5r/2 होगा, और इसके लिए ओरिजिन पर इसमें हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा क्यों रहे थे जब ओरिजिन पे निकालना था मुझे। हम लोग r/2 पे निकाल दिए थे सब लोग। हाँ, डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ लगेगा r/2 वाले पे। क्या इसको कर लोगे या मैं करके दिखाऊंगा इसको? कर लेंगे सर। वही लिखा हो जाएगा हो जाएगा सर वो। मतलब r1 r2 निकालने पड़ेंगे। r1 r2 क्या है? इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस r1 है और इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस r2 है, और इन दोनों को इक्वेट करके निकाला जा सकता है कि पोटेंशियल इंड्यूस चार्ज का यहाँ पर क्या बनेगा। इंड्यूस चार्ज का पोटेंशियल सेंटर पे हमेशा 0 आएगा। कंसेप्ट हुआ सेंटर ऑफ डाइपोल पर पोटेंशियल 0 होता है, और इंड्यूस चार्ज डाइपोल बनते हैं प्लस माइनस दोनों चार्ज आते हैं। चलो इतना ही रखेंगे यार, एक्चुअली ना दिक्कत हो रही है। सर 16th क्वेश्चन में सर बस ये क्लियर